राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि आरबीएसई ने बुधवार को 12वीं क्लास के साइंस और कॉमर्स के नतीजे जारी कर दिए हैं। एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों ने इस साल भी शानदार प्रदर्शन करते हुए लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान बोर्ड की 12वीं के कॉमर्स में 97.53% छात्र पास हुए हैं। छात्रों का पास प्रतिशत 96.93% रहा, जबकि छात्राओं का पास प्रतिशत 98.62% रहा है। वहीं राजस्थान बोर्ड साइंस में 96.53% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इनमें छात्रों का पास फीसदी 95.98% रहा है, जबकि छात्राओं का पास प्रतिशत 97.5% रहा है। आपको बता दें, राजस्थान बोर्ड में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। इस साल भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। रिजल्ट के बाद छात्रों को रिवैल्यूएशन कराने का मौका मिलेगा। किसी छात्र को लगता है कि उसके नंबर अपेक्षा से कम है तो वो रीइवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकेगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट 1 या 2 पेपर में फेल हुए हैं उनके लिए राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा भी आयोजित करेगा। बोर्ड की 12वीं साइंस टीम की परीक्षा के लिए 2,31,956 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 2,30,191 छात्रों ने परीक्षा दी और 2,22,210 छात्र पास हुए हैं। वहीं कॉमर्स टीम की बात करें तो कॉमर्स के लिए 27,325 छात्रों ने पंजीकृत कराया था, जिनमें से 27,013 छात्रों ने परीक्षा दी है। इनमें से 26,346 छात्र पास हुए हैं। आरबीएसई की 12वीं की परीक्षा इस बार 24 मार्च से और 10वीं की परीक्षा 31 मार्च को शुरू हुई थी। बता दें कि लंबे समय से राजस्थान बोर्ड के 12वीं के नतीजों का छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं को मिलाकर 20 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने राजस्थान बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं दी थी। अब 10वीं के छात्रों को अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को नोटिस थमाया है। ईडी ने दोनों को नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए पेश होने के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी को 2 जून और सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या है ये नेशनल हेराल्ड केस जो गांधी परिवार के लिए मुसीबत बन रहा है। आसान भाषा में कहें तो नेशनल हेराल्ड केस एक इक्विटी लेन देन से संबंधित है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर एसोसिएटेड जर्नल्स की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का कथित रूप से केवल 50 लाख रुपए का भुगतान करके हेराफेरी करने का आरोप है। दरअसल 1938 में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड एजेएल बनाई थी। इसी के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। एजेएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्जा था और इसी को खत्म करने के लिए एक और कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। इसमें राहुल और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी 38% थी। यंग इंडिया को एजेएल के 9 करोड़ शेयर दिए गए। कहा गया कि इसके एवज में यंग इंडिया एजेएल की देनदारियां चुकाएगी, लेकिन शेयर की हिस्सेदारी ज्यादा होने की वजह से यंग इंडिया को मालिकाना हक मिला। एजेएल की देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन दिया था वह भी बाद में माफ कर दिया गया। आपको बताते चलें कि बीजेपी नेता और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निचली अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। इसके तहत आरोप लगाया गया था कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में कुछ कांग्रेस नेताओं ने धोखाधड़ी की थी। शिकायत में आरोप था कि वाईआईएल ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण तरीके से हड़प लिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कश्मीर के हालात पर इन दिनों बेहद संजीदा दिखाई दे रहे हैं। उसे लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है और केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। इसे लेकर उन्होंने अपने एक ट्वीट में मोदी सरकार को घेरा है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं कि कश्मीर में पिछले 5 महीनों में 15 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 18 नागरिकों की हत्या कर दी गई। कल भी एक स्कूली टीचर की हत्या कर दी गई। 18 दिनों से कश्मीरी पंडित धरने पर हैं, लेकिन भाजपा 8 साल का जश्न मनाने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री जी, ये कोई फिल्म नहीं, आज के कश्मीर की सच्चाई है। आपको बता दें कि कश्मीर के कुलगाम जिले में एक हिंदू टीचर की हत्या कर दी गई थी। रजनीवाला नाम की वो हिंदू शिक्षिका गोपालपुरा इलाके में मौजूद एक स्कूल में पढ़ाती थी। 36 साल की रजनीवाला के सिर में गोली मारी गई थी। उनकी हत्या उस वक्त की गई थी जब
वो स्कूल में मौजूद थीं। इससे पहले 12 मई को भी एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या उसके ऑफिस में घुसकर कर दी गई थी। इन हत्याओं से कश्मीरी पंडितों में खासा रोष बना हुआ है और उन्होंने इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। कश्मीर में हिंदू महिला टीचर की हत्या पर फारूक अब्दुल्ला की ओर से बेहद विवादित बयान भी सामने आया था। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे इस वारदात पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा कि सब के सब मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की हत्याओं को वाकई में रोकना है तो कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म पर फौरन रोक लगा दी जानी चाहिए। उनके इस बयान की खूब निंदा की जा रही है। इस पर कश्मीरी पंडितों में भी भारी नाराजगी बनी हुई है। जिस स्कूल टीचर की हत्या की गई थी उनके पति भी स्कूल में टीचर हैं और वो भी कश्मीर के ही एक स्कूल में पढ़ाते हैं। इनकी एक 12 साल की बेटी भी है। उनकी हत्या के बाद कश्मीर में अब दहशत का माहौल है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी जुबानी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। बिहार में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जिस बात को लेकर चर्चा तेज थी, आखिर उस पर स्थिति साफ हो गई है। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि यहां पर जातीय गणना करवाई जाएगी। ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में हुआ। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। इसके तहत प्रदेश की जनता से पूरी जानकारी ली जाएगी और ये काम बेहद तेजी से किया जाएगा। सीएम ने बताया कि इस काम में जिन लोगों को लगाया जाएगा उन्हें इस संबंध में ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि इसे तेजी से पूरा किया जा सके। कि सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी और जो कुछ भी किया जाएगा, आज जो बातचीत हुई है इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है तो कैबिनेट का एक निर्णय होगा और इस काम के लिए आप जानते हैं पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी प्रबंध कर देना पड़ेगा। तो ये सब काम भी बहुत जल्दी कैबिनेट के जरिए भी ये कर दिया जाएगा और जो कुछ भी काम और ट्रेनिंग लोगों को दी जाएगी और जो जाति आधारित गणना की जाएगी तो उसके बारे में पूरे तौर पर विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। हर प्रकार के तरह से जो कुछ भी लोग आप सब लोग हैं, सब लोगों के बीच में ये विज्ञापन को प्रकाशित कर दिया जाएगा ताकि एक एक चीज़ को लोग जानें। और जो भी हमारे आप जानते ही विधानसभा में जो 9 दल और सब लोगों के सर्वसम्मति से ये बात हो गई। जातीय गणना को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में प्रदेश के 9 दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी भी मौजूद थे। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो मंडल कमीशन जब था उस समय भी रखा गया था, क्योंकि कई जातियाँ उपजातियाँ हैं, कई नाम हैं, तो एक सही फिगर जो है उनके सामने आएगा तो उसका विश्लेषण ये बता सकते हैं कि कैसे क्या है। तो एक तो ये था, एक हम लोगों का था कि भाई ये लीगली कोई बाधा ना बने, तो इस पे भी क्योंकि दिखवा लेना चाहिए और उसकी शुरुआत करनी चाहिए, तो वो भी जो है बाधा दूर हो गई। और ये तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड जो है सर्वे इसका जो है नाम है और ये कास्ट बेस्ड सर्वे है ना कि सेंसस। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए सभी लोगों को। तो हमको जहाँ तक लगता है बीच में फ्लड भी आता है, हमको लगता है कि सबसे उपयुक्त समय तब है जब होना चाहिए। और हमको लगता है इस बात को भी हमने इस बात को रखा कि जब सब लोग सहमत हैं तो अगले कैबिनेट में लाइए, और अगले कैबिनेट में लाते हैं तो नवंबर के महीने में इसकी गिनती कराइए, क्योंकि नवंबर के महीने में छठ होता है, दशहरा होता है, तो उस समय सभी जो बाहर जो बिहार के लोग रहते हैं वो लोग भी आ जाएंगे और तब तक जो है इसकी तैयारी कर ली जाए कि कैसे हम ट्रेनिंग लोगों को देंगे। गौरतलब है कि बिहार में सियासी दल जातीय गणना की इच्छा लंबे समय से जता रहे थे। इसे लेकर सभी दल एक मत भी थे, जिसके बाद इस सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर सभी दल एक मत हुए और सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया गया। संभावना जताई जा रही है कि जातीय आधारित गणना छठ पर्व के दौरान कराई जा सकती है, जब बिहार से बाहर रहने वाले अधिकतर लोग अपने घरों को वापस लौट आते हैं।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इन दिनों दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती है। वहीं अब बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे और अस्पताल में आजम खान से मुलाकात की। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात रही। आपको बता दें, अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद आजम खान को 29 मई को गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद बुधवार को अखिलेश यादव उनसे मिलने गंगाराम अस्पताल पहुंचे। आजम खान के 27 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात थी। वहीं आजम खान की नाराजगी की खबरों के बीच अखिलेश का उनसे मिलना काफी अहम माना जा रहा है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब आजम खान के गढ़ में लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। आजम खान ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा सीट छोड़ दी है। 2 साल से ज्यादा समय तक सीतापुर जेल में बंद रहे आजम खान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। आजम खान के करीबियों ने अखिलेश पर आरोप लगाया था कि बुरे वक्त में उन्होंने आजम खान का साथ नहीं दिया। आजम खान को पिछले महीने ही जमानत मिली तो उन्होंने खुलकर भले कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में वो अखिलेश और मुलायम पर निशाना साधते रहे हैं। आजम और अखिलेश के बीच दूरी की अटकलों को उस वक्त और हवा मिल गई जब आजम खान लखनऊ में मौजूद थे। बावजूद इसके दोनों नेताओं में मुलाकात नहीं हुई। वहीं अब इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इसकी सबसे अहम कड़ी कपिल सिब्बल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सपा के समर्थन से राज्यसभा जाने वाले कपिल सिब्बल अखिलेश के लिए संकट मोचक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उनकी वजह से ही आजम और अखिलेश में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव और आजम खान के बीच सियासी दूरियां भी कम होने की बात कही जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव के साथ एक बड़ा खेल कर दिया है। आजमगढ़ में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव में जैसे ही मायावती को पता चला कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को उपचुनाव में उतारने वाले हैं, उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उतार दिया। जबकि मायावती आजमगढ़ के अलावा रामपुर में होने वाले उपचुनाव में किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। मायावती का कहना है कि रामपुर की सीट में हमारी पार्टी कमजोर है, हमें और अभी तैयारी की जरूरत है। यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट से उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीएसपी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को लोकसभा के उपचुनाव का टिकट दिया है, जिसके बाद इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बता दें कि आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जहां सपा से डिंपल यादव के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी से यशवंत सिंह और भोजपुरी अभिनेता निरहुआ के नाम की चर्चा हो रही है। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर 2014 में मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीता था, जबकि 2019 में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। 2022 में करहल विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। पहले माना जा रहा था कि रामपुर की तरह ही बीएसपी यहां भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, लेकिन बीएसपी के कैंडिडेट के उतारने से उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। बीएसपी प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली यूपी विधानसभा 2022 से पहले बीएसपी विधानमंडल दल के नेता रह चुके हैं, लेकिन बाद में वो सपा में शामिल हो गए थे। लेकिन सपा ने जब विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया तो एआईएमआईएम में शामिल हो गए और उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हो सकी। बता दें कि देश के 6 राज्यों में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 23 जून को होंगे। आजमगढ़ और रामपुर के अलावा एक लोकसभा सीट पंजाब के संगरूर की है, जिसे भगवंत मान ने राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद छोड़ा है। उपचुनाव की मतगणना 26 जून को प्रस्तावित है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर देश में चर्चाएं बेहद तेज हैं। ये मामला ऐसा है कि इससे जुड़ी एक एक खबर तेजी से सुर्खियां बन रही हैं। कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष इस पर अपनी ओर से पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में दोनों पक्षों की ओर से कोई भी कदम बहुत सोच विचार के बाद ही उठाया जा रहा है। अब तक इस मामले में वैदिक सनातन संघ की ओर से चर्चित वकीलों की पिता पुत्र की जोड़ी इस मामले की पैरवी कर रहे थे। ऐसे में वे भी लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद और ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को हटाने का फैसला लिया गया। अब तक ये दोनों विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे थे। विश्व वैदिक सनातन संघ इस मामले में हिंदू पक्ष को कानूनी सहायता दे रही है। इस संबंध में सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने अपने एक बयान में बताया कि अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन को
ज्ञानवापी मामले की पैरवी से हटाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सभी मुकदमों की पैरवी से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की अगली सुनवाई में वैदिक सनातन संघ की ओर से उनके वकालतनामे को निरस्त करने की अर्जी दी जाएगी। आपको बता दें कि वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन अब तक हरिशंकर जैन की हिंद साम्राज्य पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के पदभार पर थे। साथ ही वे इसमें राष्ट्रीय महासचिव का पदभार भी संभाल रहे थे। अब उन्होंने हरिशंकर जैन की पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि इसमें आपसी तनातनी की वजह से अचानक ये फैसला लिया गया। वहीं इस मामले में जब विष्णु जैन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में 5 वादी महिलाएं हैं। उनमें से एक वादी की ओर से उन्हें पैरवी से हटा दिया गया है, जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में एक तरफ ज्ञानवापी और कुतुब मीनार का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो वहीं अब दूसरी तरफ हैदराबाद में चार मीनार को लेकर नया विवाद गहराता दिख रहा है। दरअसल तेलंगाना में कांग्रेस नेता स्मारक पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने इबादत की इजाजत नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक तेलंगाना कांग्रेस नेता राशिद खान विरोध प्रदर्शन के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को दावा किया कि चार मीनार पर पहले से नमाज अदा होती थी। हालांकि मुसलमानों को 2 दशक पहले यहां नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था। मौलाना अली कादरी ने एजेंसी को बताया कि पहले चार मीनार में लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन चार मीनार पर एक व्यक्ति के खुदकुशी करने के बाद यहां नमाज रोक दी गई। वहीं राशिद खान ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और पर्यटन मंत्रालय से चार मीनार को नमाज के लिए खोलने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, जब हमने संस्कृति मंत्रालय से बात की तो किशन रेड्डी ने कहा कि इससे कानून और व्यवस्था की समस्या होगी। मैं सभी हस्ताक्षर लूंगा और तेलंगाना के सेकुलर CM के पास जाऊंगा। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम प्रगति भवन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान उन्होंने चार मीनार के पास मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हम गंगा जमुना तहजीब को मानते हैं। अगर मंदिर में प्रार्थनाएं हो रही हैं तो होने दें, लेकिन उसी तरह हमारी बंद मस्जिद को भी खोला जाना चाहिए और हमें नमाज पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। जमा करा वो तो मैं वजीर आला के पास लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। लॉ एंड ऑर्डर का मसला कुछ नहीं रहेगा बोल के वहां से क्लीन चिट लूंगा। फिर उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर जो किशन रेड्डी है उनके पास जाके मुतालबा करूंगा, क्योंकि आज आप देखेंगे कोर्ट भी हिंदुत्व के चश्मे को लेके फैसला दे रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को साफ तरीके से वायलेटरी, तो मेरा एतबार कोर्टों पे भी नहीं है। अब जो ये एजेंसीज इन्वॉल्व है, ये एजेंसी से मैं मुतालबा करूंगा। और जब बात आती है गंगा जमुना तहजीब की, तो मेरा ये कहना है कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर जो बाजू है, बेशक उनका आस्था का सवाल है, पूजा होना चाहिए, लोग आना चाहिए, बस साथ ही साथ आप मस्जिद को भी आबाद करो। वहीं कांग्रेस नेता की इस मांग को लेकर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के पूर्व MLC रामचंद्र राव ने कहा कि वे ऐसे सांप्रदायिक मुद्दों को उठाकर जमीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो राज्य सरकार से संबंधित है और केंद्र सरकार से जुड़े नहीं है। एक मस्जिद है जो स्मारक है, बंद है, और एक मंदिर है जहां लोग सालों से पूजा कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राशिद खान हैदराबाद में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में लगातार महंगी होती जा रही शिक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस BR गवई की बेंच ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में एजुकेशन सिस्टम एक तरह का व्यापार बन चुका है। छात्रों से मोटी फीस किसी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री की तरह वसूला जा रहा है। ऐसे कई शिक्षण संस्थान हैं जिसे बड़े बड़े बिजनेस घराने चला रहे हैं। मोटी और महंगी फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में मेडिकल की पढ़ाई इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि ये गरीबों की हद से बाहर निकल चुका है। मेडिकल स्टडी करने वाले छात्रों को देश में महंगी फीस की वजह से मजबूरन यूक्रेन जैसे देशों की ओर रुख करना पड़ता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी उस याचिका पर सामने आई है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दायर की गई थी। इस याचिका के जरिए दिल्ली और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2020 और 21 के शैक्षणिक सत्र से नए फार्मेसी कॉलेज खोले जाने को लेकर 5 साल के लिए रोक लगा दी थी,
जिसे उच्च न्यायालय की ओर से खारिज कर दिया गया था। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इस फैसले के विरोध में हाई कोर्ट में कुल 88 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसे नए कॉलेज खोलने की इच्छा रखने वालों की ओर से दायर किया गया था। नियमों के मुताबिक नए फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी पड़ती है। आपको बता दें कि 5 साल तक नए कॉलेज खोले जाने की जो रोक लगाई गई थी, उसे नॉर्थ ईस्ट के ऐसे राज्यों को इस दायरे से बाहर रखा गया था जहां पर बी फार्मा और डी फार्मा के कॉलेजों की संख्या 50 से कम है। बीसीसीआई के वर्तमान प्रेसिडेंट और सालों तक अपने बल्ले से कमाल दिखाकर करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करने वाले सौरव गांगुली ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसे पढ़कर उनके चाहने वाले चौंक पड़े। अपने ट्वीट में दादा ने लिखा ही कुछ ऐसा था, जिसके बाद ये अटकलें शुरू हो गईं और ये संभावनाएं जताई जाने लगीं कि सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये अफवाह जंगल में आग की तरह फैली और देखते ही देखते ये सुर्खियां भी बन गईं, जिसके बाद बीसीसीआई के सचिव जय शाह को स्पष्टीकरण के लिए सामने आना पड़ा। दरअसल सौरव गांगुली ने अपनी एक पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा था कि उससे हलचल मच गई। अपनी इस पोस्ट में सौरव गांगुली लिखते हैं कि साल 2022 क्रिकेट में मेरा 30वां साल है। मैंने 1992 में खेलना शुरू किया था। तब से लेकर आज तक क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सबसे अहम, इसने मुझे आप सभी लोगों का समर्थन दिया है। मैं हर एक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे इस सफर का हिस्सा रहे, मेरा साथ दिया और जहां आज मैं हूं वहां तक पहुंचने में मेरी मदद की। आज मैं कुछ शुरू करने की योजना बना रहा हूं जिससे मुझे लगता है कि शायद कई लोगों की मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जीवन के इस अध्याय में आपका साथ यूं ही बना रहेगा। दरअसल दादा ने ये ट्वीट किया था क्रिकेट जगत में अपने 30 साल पूरे होने पर। दादा ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि वे कुछ शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने अब तक के सफर के लिए अपने चाहने वालों और साथी खिलाड़ियों का आभार जताया और आगे समर्थन जारी रखने की मांग की, जिसका लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। हालांकि उनके बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफे की अफवाह पर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने भी एक ट्वीट कर इस पर स्थिति को साफ किया। उन्होंने बताया कि सौरव गांगुली अपने पद पर बने रहेंगे। उनके इस्तीफे की खबर अफवाह है। गौरतलब है कि सौरव गांगुली के राजनीति में प्रवेश करने की चर्चाएं भी पिछले दिनों खूब छाई हुई थीं। उन्हें लेकर कहा जा रहा था कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों अमित शाह सौरव गांगुली के घर डिनर पर पहुंचे थे। उसके बाद इस तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था। हालांकि इसे लेकर खुद सौरव गांगुली ने बाद में संकेत दिए थे कि फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा। गर्भगृह का निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली शिला रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण स्थल पहुंचे और मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह की आधारशिला रखी। गर्भगृह का पहला पत्थर रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर तैयार हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि ये मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों
की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 500 साल से देश के साधु संत राम मंदिर आंदोलन को चला रहे थे। आज उन सभी लोगों के दिल को खुशी मिली होगी। गर्भगृह का पहला पत्थर रख दिया गया है। गोरक्षनाथ पीठ की 3 पीढ़ी इस मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई थी। आपको बता दें, भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 3 चरण की समय सीमा है। 2023 तक गर्भगृह, 2024 तक मंदिर निर्माण और 2025 तक मंदिर परिसर में मुख्य निर्माण कार्य पूरा होगा। महाराष्ट्र वसूली कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। खबर ऐसी है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 100 करोड़ के वसूली कांड में आरोपी सचिन वाजे अब सरकारी गवाह बनने वाला है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की अर्जी अब स्वीकार कर ली है। वाजे ने विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल अर्जी में दावा किया था कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले और बाद में सीबीआई के साथ सहयोग किया है। सीबीआई ने अपने जवाब में कुछ शर्तों के साथ वाजे का अनुरोध स्वीकार कर लिया था। विशेष न्यायाधीश डिम्पी सिंगडे ने बुधवार को वाजे की अर्जी मंजूर कर ली है। अदालत के आदेश के बाद अब वाजे मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर बयान दे सकते हैं। वाजे को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक गाड़ी में विस्फोटक पदार्थ पाए जाने के मामले में और ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या में कथित भूमिका के लिए पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि सचिन वाजे इस समय न्यायिक हिरासत में है। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अफसरों को मुंबई के रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही का काम सौंपा है। सीबीआई ने मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पिछले साल अप्रैल में देशमुख, वाजे और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत के आदेश के बाद एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। किसी फिल्मी कहानी की तरह जांच में एक के बाद एक राज खुलते गए और कई कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। हालांकि अभी भी मामले की जांच पड़ताल जारी है। अब इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी अनिल देशमुख का नाम है, लेकिन सचिन वाजे के सरकारी गवाह बनने के बाद उनकी मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी के बाद से अब सियासत तेज हो गई है। एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सभी आरोपों को फर्जी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछे। उन्होंने सत्येंद्र जैन को कई फर्जी कंपनियों का मालिक बताते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने कहा था कि भ्रष्टाचार करने वाला गद्दार होता है, तो फिर वो सत्येंद्र जैन का बचाव कैसे कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीएम केजरीवाल से 10 सवाल भी पूछे कि सत्येंद्र जैन आज प्राइम अक्यूज्ड है चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। मेरा 9वां प्रश्न, केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग की जो सत्येंद्र जैन जी की इनकम है,
उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगाए। ये प्रस्ताव स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनीज का था। मेरा आखिरी प्रश्न, जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिनमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की भागीदारी है, केजरीवाल जी, क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि हमारी कट्टर ईमानदार सरकार है, हम एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं करते। सत्येंद्र जैन को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं। केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। अब इसी मामले को लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से बड़ी अपील की है। केजरीवाल ने केंद्र से कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने की मांग की है। साथ ही कहा है कि जम्मू कश्मीर में 90 का दौर लौट रहा है, केंद्र सरकार को पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर कश्मीरी पंडित वापस लौटे थे, लेकिन उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की जन्मभूमि कश्मीर है, तो वहां जाएंगे ही। उन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दी जाएं, लेकिन वो उनकी जमीन है, वहां से उनका लगाव है। आज कश्मीरी पंडित बहुत दुखी हैं। उनकी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, आतंकवादियों से उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। कश्मीरी पंडित वापस हिम्मत करके कश्मीर में जाके बसे थे, वहाँ जाके उन्होंने अपना घर बसाया, लेकिन अब उनके साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। उन्हें चुन चुन के उनके घर में घुस के, उनके दफ्तर में घुस के सड़कों पे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। ये अमानवीय है, इंसानियत के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, और इसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जब कश्मीरी पंडित भाई बहन इसका विरोध करते हैं तो उनको उनकी कॉलोनी में बंद कर दिया जाता है ताकि वो आवाज़ ना उठा सकें। वे लोग अपने किसी करीबी को जब मरते हुए देखते हैं और फिर जब वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? चाहे सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट हों, श्रीनगर में रहने वाले केमिस्ट ML बिंदु हों, या फिर स्कूल टीचर रजनी बाला हो, इस तरह 16 कश्मीरी पंडितों को इसी साल चुन चुन के मारा गया। सीएम केजरीवाल ने टारगेट किलिंग का शिकार हुए राहुल भट्ट, ML बिंदु और रजनी बाला का नाम लेकर कहा कि इस साल 16 कश्मीरी पंडितों को मारा गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो कश्मीर में 90 का दौर लौट रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कश्मीर के लोग चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो सभी सुख और शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन आतंकी ऐसा नहीं चाहते। उनके लिए हिंदू मुस्लिम एक बड़ा खतरा है। ये सब कश्मीर समाज का हिस्सा है। कश्मीर का आम आदमी यही चाहता है कि कश्मीर में रहने वाले हिंदू और मुसलमान सभी एक साथ रहें, सुख से रहें, लेकिन आतंकवादी ताकतें ये नहीं चाहती कि ये लोग एक साथ रहें। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनकी एकता सबसे बड़ा खतरा है आतंकवादियों के लिए। आज कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर
उनकी जन्मभूमि है, ये और कहाँ जाएंगे? कोई भी जब अपनी जन्मभूमि छोड़ के किसी दूसरे शहर में रहने जाता है तो चाहे हम उन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दें, लेकिन अपना घर तो अपना होता है, अपनी मिट्टी तो अपनी होती है, उसके साथ तो अलग जुड़ाव होता है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित वहाँ ट्रक ड्राइवरों से मोल भाव कर रहे हैं बेचारे, ताकि सामान शिफ्ट किया जा सके। वो कश्मीर से निकल के जम्मू या फिर किसी दूसरे राज्य जाने को मजबूर हो रहे हैं। वापस वही वक्त आ रहा है जो 90 के दशक में था। अपने जीवन में कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरी बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए। मेरी मांग है कि उनको उचित सुरक्षा दी जाए, उनकी आवाज़ को न दबाया जाए। ये उनकी जन्मभूमि है, उन्हें कश्मीर में अपना घर बसाने का हक मिलना ही चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। बता दें कि कश्मीरी पंडितों ने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और बिजली कनेक्शन की समस्या को शेयर किया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने INA मार्केट स्थित रहने वाले विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दुकानों में फ्री बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को BSES और PWD समेत अन्य विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी और मुफ्त बिजली देने की योजना पर अमल करने को कहा था। 53 साल की उम्र में केके दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। कोलकाता एयरपोर्ट पर कृष्ण कुमार कुन्नत, जिन्हें हम सब केके के नाम से जानते हैं, को गन सैल्यूट दिया गया। इस दौरान सभी की आंखें नम थीं। मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। बता दें कि यहां से केके का पार्थिव शरीर एयर इंडिया की AI 773 फ्लाइट से मुंबई जाएगा। सिंगर का अंतिम संस्कार घर के पास मौजूद वर्सोवा के मुक्तिधाम शमशान घाट पर कल सुबह 9 बजे किया जाएगा। केके के अंतिम संस्कार में म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज शामिल होंगे। बता दें कि देश के मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत उर्फ केके का मंगलवार को निधन हो गया था। वो कोलकाता में एक कॉन्सर्ट करने गए थे। कॉन्सर्ट के बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और वो गिर गए। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 1 जून यानी आज बुधवार से देश भर की बैंकिंग सेवाएं महंगी हो गई हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा।
1 जून से SBI से होम लोन लेना और गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना महंगा हो गया है। इसके साथ ही निजी बैंकों ने भी लोन की ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी। देश के महत्वपूर्ण बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने कर्ज की ब्याज दरों में इजाफा किया है। HDFC बैंक ने भी होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। HDFC बैंक ने होम लोन ब्याज दर में 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके बाद होम लोन के ग्राहकों की EMI में बढ़ोतरी होगी। जिन ग्राहकों ने बैंक से पहले से ही लोन ले रखा है या जो लोग आगे बैंक से लोन लेंगे, उनकी EMI पर इसका असर देखने को मिलेगा। बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी आज से यानी 1 जून से लागू हो गई है। बता दें कि 1 बेसिस पॉइंट 1% का 1.25 हिस्सा होता है, यानी बैंक के ऐलान के बाद 100 रुपए में तकरीबन 5 पैसे का अतिरिक्त ब्याज देना होगा। बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि HDFC होम लोन पर अपनी रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट बढ़ा रहा है। इससे 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जा रहा है, जो कि 1 जून 2022 से प्रभावी होगी। बता दें कि HDFC बैंक ने पिछले 1 महीने में यह तीसरी बढ़ोतरी की। मई माह में भी बैंक ने कुल 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। ऐसा नहीं है कि HDFC बैंक ने ही रेट बढ़ाए। इससे पहले ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने भी मार्जिन कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट्स यानी MCLR के बढ़ाने का ऐलान किया था। पंजाब नेशनल बैंक ने 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी, जो 1 जून 2022 से लागू हो गई। वहीं ICICI बैंक की बात करें तो उसने भी MCLRI में बढ़ोतरी की। गौर करने वाली बात यह है कि MCLRI को बेस रेट सिस्टम के विकल्प के तौर पर लाया गया था, जिससे नीचे बैंक ग्राहकों को लोन नहीं दे सकते। MCLRI लोन की अवधि पर निर्भर करता है, जो 1 रात से लेकर 3 साल तक हो सकता है। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। पेट्रोल डीजल से लेकर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी बीच राहत की खबर भी मिली है। LPG सिलेंडरों की कीमत घटाई गई है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने LPG सिलेंडर के नए रेट जारी किए हैं। 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर 135 रुपए सस्ता हो गया है। नई कीमत आज से लागू हो गई है। महंगाई के बीच कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। रेट में कटौती के बाद दिल्ली में अब 19 किलो वाला LPG सिलेंडर 2,354 रुपए की जगह 2,219 रुपए में मिलेगा। कोलकाता में इसकी कीमत अब 2,454 रुपए से घटकर 2,322 रुपए हो गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई में अब ये 2,306 रुपए की जगह 2,171 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, जबकि चेन्नई के ग्राहकों को 2,507 रुपए की जगह 2,373 रुपए कमर्शियल LPG सिलेंडर के लिए देने होंगे। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर पर कोई राहत नहीं मिली है। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत ना तो कम हुई है और ना ही बढ़ी है। ये अब भी 19 मई वाले रेट से ही मिल रहा है। घरेलू सिलेंडर की कीमत कई शहरों में 1,000 रुपए के पार है। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 1,003 रुपए है। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले महीने 19 तारीख को घरेलू सिलेंडर्स के साथ साथ कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। उस समय 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम 3 रुपए 50 पैसे बढ़े थे और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 8 रुपए बढ़ाए गए थे। इस बात के अनुमान लगाए जा रहे थे कि सरकारी तेल कंपनियां 1 जून को LPG सिलेंडर के दामों में बदलाव कर सकती हैं। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे, माना जा रहा था कि 1 जून से LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम जनता पर महंगाई की मार पड़ेगी। लेकिन फिलहाल घरेलू LPG सिलेंडर के दाम स्थिर हैं और कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटे हैं। देश में कोरोना की रफ्तार सामान्य है, वहीं कारोबार की नगरी मुंबई में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ धीरे धीरे कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। BMC का कहना है कि कोविड की जांच में तेजी लाई जाएगी, क्योंकि शहर में टेस्ट के दौरान पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। मंगलवार को मुंबई में 506 नए कोविड के मामले सामने आए, जो बीते फरवरी 536 मामले के बाद सबसे ज्यादा है।
इस साल अप्रैल में आए कोरोना के मामले मई में 2 गुना हो गए हैं, यानी 100% से अधिक की वृद्धि देखी गई है, जिसके बाद चेतावनी जारी की गई है कि मुंबई में रोजाना के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों की माने तो इस मामले में मानसून में और तेजी देखी जा सकती है। बीएमसी ने 12 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण अभियान और बूस्टर खुराक में तेजी लाने को कहा है। बीएमसी ने अधिकारियों से युद्ध स्तर पर टेस्ट को तुरंत बढ़ाने के लिए कहा है। टेस्ट लैब को भी पूरी तरह तैयार रहने और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है। बता दें कि पूरे देश में 24 घंटे में कोरोना के 2745 नए मामले सामने आए। इससे पहले मंगलवार को कोविड-19 के 2338 नए मामले सामने आए थे। ऐसे में देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि हुई है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 18,386 हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावना 0.60% रही, जबकि उससे ठीक होने वालों की संभावना 98.74% रही। गौरतलब है कि मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के 2338 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 19 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2134 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की नई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज जल्द रिलीज होने जा रही है। इसे लेकर वे इन दिनों खूब प्रमोशन में भी लगे हुए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने ANI को दिए अपने खास इंटरव्यू में फिल्म से जुड़े अलग अलग पहलुओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने देश के महान राजाओं के बारे में लोगों को कम जानकारियां होने पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश के ऐसे महान और वीर सम्राटों के बारे में छात्रों को बताना और पढ़ाया जाना चाहिए। अक्षय कुमार ने कहा कि इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज चौहान जैसे राजाओं का जिक्र तो मिलता है, लेकिन स्कूली किताबों में उनके बारे में बहुत कम जानकारियां मौजूद हैं। अक्षय कुमार ने कहा कि इतिहास की किताबें आक्रमणकारियों से भरी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मुगलों के बारे में स्कूली छात्राओं को पढ़ाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे राजाओं के बारे में भी बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसके लिए किताबों में महान राजाओं की पूरी और विस्तृत जानकारियां दी जानी चाहिए। अक्षय कुमार ने कहा कि हमारी इतिहास की किताबों में इसके बारे में लिखने वाला शायद कोई नहीं है। इस पर अपनी बात रखते हुए अक्षय कुमार ने आगे शिक्षा मंत्री से भी अपील कर डाली। उन्होंने कहा कि मैं देश के शिक्षा मंत्री साहब से अपील करना चाहूंगा कि क्या हम अपनी इतिहास की किताबों में इसे बैलेंस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमें मुगलों के बारे में जानना चाहिए, लेकिन हमें हमारे राजाओं के बारे में भी अच्छे से जानना चाहिए कि वे बहुत अच्छे राजा और सम्राट थे। अपनी बात रखते हुए अक्षय कुमार ने कहा कि भारतीय राजाओं के बारे में इतिहास की किताबों में बहुत कम जानकारियां मौजूद हैं, जबकि आक्रमणकारियों और आक्रांताओं की बातें भर भर कर लिखी गई हैं। आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित फिल्म की है, जो इसी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इंडोनेशिया में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम ने जापान को 1-0 से शिकस्त देते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि ये मैच 1 जून बुधवार को जकार्ता में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम का परचम बुलंद रहा। इस मैच में भारत के लिए और मैच का एकमात्र गोल राजकुमार पाल ने मैच के 7वें मिनट में शानदार दागा। अब इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला कोरिया और मलेशिया के बीच खेला जाएगा। भारत ने सुपर 4 के मुकाबले खेलते हुए इससे पहले जापान को 2-1-0 से हराया था। वहीं साउथ कोरिया के साथ 4-4 की बराबरी पर रहा था। इसके अलावा मलेशिया के साथ भी भारत का मुकाबला 3-3 से ड्रॉ की भेंट चढ़ गया था, जिसकी वजह से भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। आपको बता दें कि ये टूर्नामेंट अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफायर था। विश्व कप का मेजबान होने की वजह से भारत पहले ही इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफायर कर चुका था। आपको बता दें कि सुपर 4 में क्वालिफाई करने से पहले भारत पूल ए में था, जिसमें जापान, पाकिस्तान और मेजबान इंडोनेशिया थी। पूल ए में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भारतीय टीम ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया था, जिसके बाद भारत ने इस प्रतियोगिता को अब ब्रॉन्ज मेडल पर समाप्त किया है। भारतीय टीम की इस जीत की खबर की बधाई देते हुए हॉकी इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा की है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में भारतीय स्टार और नियमित कप्तान मनप्रीत सिंह समेत कई स्टार खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया था। बावजूद इसके भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल लाने में सफल रही है। IPL 2022 का समापन हो चुका है और अब भारतीय टीम ब्लू जर्सी में साउथ अफ्रीका के साथ घरेलू सीरीज खेलेगी।
लेकिन इससे पहले भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि रवि शास्त्री ने कहा है कि दो देशों के बीच द्विपक्षीय T20 सीरीज को बंद कर देना चाहिए। पूरी बात क्या है आपको बताएं तो रवि शास्त्री ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि दो देशों के बीच या फिर जो द्विपक्षीय सीरीज़ T20 इंटरनेशनल सीरीज़ खेली जाती हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से केवल वर्ल्ड कप होना चाहिए। रवि शास्त्री ने कहा कि T20 क्रिकेट को फुटबॉल के तरीके से खेलना चाहिए, यानी कि हर 2 साल में वर्ल्ड कप हो और जो देश अपने घरेलू देशों में लीग का आयोजन करते हैं जैसे कि IPL या फिर पाकिस्तान सुपर लीग या तमाम देशों की जो अपनी लीग है वही खेली जानी चाहिए। रवि शास्त्री ने कहा कि मैं जब कोच था मैं तब भी यह बात कहता था और मैं आज भी यह बात कहूँगा। उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं कि कब कौन सा T20 मैच हुआ था, बस ये याद है कि कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप जीती है। उन्होंने कहा कि किसी को भी T20 मैच याद नहीं रहते, बस ये याद रहता है कि वर्ल्ड कप कौन जीता था। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा से कोच के तौर पर भी कहा कि दो देशों के बीच सीरीज़ को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व कप को छोड़कर मुझे एक भी मैच याद नहीं। उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं इसलिए हमें लोग याद नहीं रखते हैं, लेकिन जो टीम जीती है उसे सब याद रखते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। हर 2 साल में वर्ल्ड कप हो और जो फ्रेंचाइजी लीग खेली जाती हैं वही आयोजित होनी चाहिए। आपको बता दें कि IPL के भविष्य को लेकर भी रवि शास्त्री और आकाश चोपड़ा ने बड़ी बात कही। आकाश चोपड़ा ने कहा कि शायद IPL में 140 मैच होंगे, 2 सीजन्स यानी 2 सत्र में वो खेला जा सकता है। इसको लेकर रवि शास्त्री ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है IPL की लोकप्रियता बढ़ रही है और अगले 5 साल के लिए BCCI जल्द ही मीडिया राइट्स भी जारी करेगा और ऐसे में IPL की लोकप्रियता के आधार पर ऐसा होना संभव है। रवि शास्त्री ने कहा कि T20 सीरीज़ को बंद करके फ्रेंचाइजी लीग और विश्व कप पर ही ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या राय है रवि शास्त्री को लेकर? आप कितना सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।